पुलवामा की जब बात उठती है तो आरडीएक्स का भी मामला उठता है कि इतना जी आरडीएक्स जी, कहाँ से आया। आज कहाँ से तक आया? पूरे देश में सरकार के अलावा किसी को नहीं मालूम कि आरडीएक्स कहाँ से आया। इसलिए हम्म, सरकार की ये दुखती रग है जो नासूर की तरह टिस टिस करती रहती है। इसलिए कोई जी उसमें हाथ धर देता है तो सरकार के लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये जो पुलवामा कांड पे जो उन्होंने जो पट पर परत दरत जो खुलासा किया था, वो बीजेपी को बहुत गहरा लगा था। फिर उसके बाद ये जो खुलासा किया कि आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी वहां पे हाइडल प्रोजेक्ट में या जहां भी है वो कह रहे थे ये कर दीजिए, तो ये जो सारे खुलासे थे तो इनके जो सुचिता, राष्ट्रवाद, ये सारी चीजों पर उन्होंने सवाल उठा दिया था मलिक साहब ने। तो आप समझ जो जिसके लिए वो पिछले 50 साल में हमेशा अपना गुणगान करते हैं, उस पर एक एक परत दर परत उन्होंने खुलासा कर दिया, तो उससे ये फ्रस्ट्रेट थे। इस छापे को आप किसान आंदोलन से भी माइनस करके नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो है जाट ही जो है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है आंदोलित हैं, किसान जाट। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, हालांकि उन्होंने टिकैत को शामिल नहीं किया, लेकिन टिकैत भी आंदोलित है, टिकैत भी धरना उड़ना दे रहे हैं। इसके हम्म अलावा मलिक साहब, मलिक जो खाप है आपका, क्या कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो प्लस हरियाणा के खाप को भी बहुत प्रभावित करते हैं। वो लोग मलिक साहब को अपना आइकन मानते हैं। अब मलिक साहब ने क्या कहा आज? मलिक साहब ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्ति को शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई ने जो है छापा डाल दिया। जब जवानों को क्या कहा जाता है, एयरलिफ्ट करना था, तो एयरलिफ्ट करने के लिए जब उन्होंने चिट्ठी भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो देखिए हमारे जवानों को हवाई जहाज नहीं दी गई। यहाँ छोटे छोटे इस देश के नेता, टूटे टूटे नेता चार्टर प्लेन पे चलते हैं। एक रैली करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, जो उनकी पार्टी के जो टूटपुंजिये नेता होते हैं वो भी 10 लोगों के चार्टर प्लेन पे उड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो जवान बेचारे, सेना के जवान जो 24-24 घंटे वहां ड्यूटी देते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरह के टेंशन रहते हैं, कई स्वास्थ्य संबंधी उससे भी जूझ जाते हैं अगर लंबे समय तक ऐसे जगह पे उनकी पोस्टिंग रहे। आप उनके लिए हवाई जहाज प्रोवाइड कराने वाली जो चिट्ठी थी, वो 4 महीने तक होम मिनिस्ट्री में ऐसे ही पड़ी रही। इस पे मलिक साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में उठाया था। बिहारी का, जो कवि बिहारी हैं, कई सौ साल पहले लिख गए हैं, सत हम्म सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हम्म सतपाल मलिक साहब ने जो कहा 2021 से जो कह रहे हैं, वो लगातार घाव कर रहा है सरकार। और हम्म उन्होंने तो 2023 में ही मई में ये कहा था कि अगर मोदी अब की बार जीते तो इसके बाद देश में चुनाव नहीं होगा, चुनाव होने वाला दिलचस्प मामला ये है कि दोनों मामले में, जिसमें उनको 300 करोड़ का ऑफर हुआ और जिसको उन्होंने इनकार कर दिया, उस मामले है। जो अपराधी हैं उनके यहाँ छापे नहीं पड़ रहे हैं। जो बड़े अपराधी हैं, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी को इसमें ऑलरेडी बुक किया गया है। जो अनिल अंबानी का जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है, उसका जो नाम है, जो भी नाम हो उसका, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उस पे उसको ही बुक किया गया है। लेकिन अनिल अंबानी तो राम मंदिर के उद्घाटन में एकदम शान से चश्मा लगा के बैठे हुए थे, उनसे तो कोई पूछताछ हुई नहीं। सतपाल मलिक नाम से तो आप परिचित होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर और उसके पहले भी केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। गवर्नर बनाया बीजेपी सरकार ने, और गवर्नर रहते एक उनके ऊपर आरोप अभी सामने आया है, हाइड्रो प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के घोटाला। आज उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। सतपाल मलिक वही है जो पुलवामा को लेकर जब गवर्नर थे उसी समय से बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे, और अभी हॉस्पिटल में है। और उनका ट्विटर पे ट्वीट आया है कि हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, डरने वाला नहीं। इधर किसान भी आंदोलनरत है, 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन किसान भी मानने वाले नहीं। चुनाव के एन वक्त पहले सतपाल मलिक के घर पे सीबीआई का छापा, क्या है इसके मायने? क्या अगर वो बीजेपी की तारीफ करते रहते, पुलवामा की चर्चा न उठाते, ईवीएम पे नहीं बोलते, आलोचना नहीं करते केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों को लेकर, तो क्या सतपाल मलिक के घर पर छापा पड़ता? यह प्रश्न यही है। आज की चर्चा इसी विषय पर।
दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं हम अम्बेडकर नामा। दो खास मेहमान लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। संजीव पांडे साहब हैं और जेपी सिंह साहब। पूरी तैयारी करके आए हैं कि आखिर मसला कहाँ से तार जुड़ा हुआ है और क्यों छापा पड़ा है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इतनी दावा करने वाली 400 पार छोटे-छोटे दल से समझौता भी, नेताओं से समझौता भी और विरोधियों पर तरह-तरह के ईडी, सीबीआई के छापे। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। जेपी सर, आप ही से शुरू करता हूँ मैं। नहीं सर, संजीव भाई शुरू किए। हाँ संजीव जी, क्या है मामला? देखिए, सतपाल मलिक साहब 2018 में जे.एंड.के के गवर्नर बन के गए थे। उनका ट्रांसफर हुआ था। संभवतः उनका ट्रांसफर बिहार से किया गया था, जहां तक मुझे याद है। और 2018 अगस्त में गए और अक्टूबर 2019 में वो वहां से निकल गए। उनको वहां से ट्रांसफर वहां से भी कर दिया गया, और ट्रांसफर करने का कारण नॉर्थ भी जो था वो नॉर्थ ईस्ट गंभीर ही थे। नॉर्थ ईस्ट नहीं गए थे, उससे पहले शायद वो गोवा भी गए थे। अच्छा। बीच में शायद गोवा गए थे, या नॉर्थ ईस्ट में भी गए होंगे, जहां भी गए होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 2021 में खुलासा किया कि उनके पास 2 फाइलें आई थी। उसमें से एक फाइल जो थी वो एक पनबिजली परियोजना है, चिनाब नदी पे बन रहा है कीरू पनबिजली परियोजना, 624 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। नियर अबाउट 4400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसमें से एक फाइल जो आई थी वो 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो वर्क अलॉटमेंट से रिलेटेड फाइल थी। और एक मामला था जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज हेल्थ केयर स्कीम, जिसमें इंश्योरेंस का प्रोविजन करना था। और उस इंश्योरेंस के प्रोविजन से रिलेटेड एक फाइल थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड थी। जो प्राइवेट कंपनी जो है हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति जो बैंकों के अरबों रुपया लूट के भागे हुए हैं, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में बहुत ही शान से बैठे हुए थे, अनिल अंबानी की कंपनी थी। ये दोनों से संबंधित फाइल थी। मलिक साहब ने उस फाइल को क्लियर करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के कुछ अधिकारियों ने उनको टिप ऑफ दिया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है, वर्क अलॉटमेंट में भी भारी भ्रष्टाचार है, जो काम किया गया है, जो अभी तक जो काम हुआ है उस पनबिजली में, उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और इंश्योरेंस वाले पे भी उन्होंने कहा था कि इसमें भी बहुत हेरफेर है। सतपाल मलिक ने मना कर दिया, जबकि सतपाल मलिक ने दावा किया था कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी जो जम्मू कश्मीर के कामकाज को देखते थे, उन्होंने कहा था कि आप इस फाइल को क्लियर कर दीजिए। और मलिक साहब ने यह भी खुलासा किया कि ये दोनों फाइल क्लियर करने के एवज में उनको 300 करोड़ रुपए का ब्राइब देने की भी, रिश्वत देने की भी उनको किया गया था। जस्ट मलिक साहब के खुलासे के बाद वो विशल ब्लोअर हो गए कि उन्होंने खुलासा किया। तो इस खुलासे के बाद बाद में जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बन के गए मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा साहब ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया, और सीबीआई ने इस पे मामला रजिस्टर्ड किया। और इसी दौरान इसी मामले में 2022 में भी सतपाल मलिक से पूछताछ करी थी। अब देखिए, दिलचस्प मामला ये है कि दोनों मामले में, जिसमें उनको 300 करोड़ का ऑफर हुआ और जिसको उन्होंने इनकार कर दिया, उस मामले जो अपराधी हैं उनके यहाँ छापे नहीं पड़ रहे हैं। जो बड़े अपराधी हैं, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी को इसमें ऑलरेडी बुक किया गया है। जो अनिल अंबानी का जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है, उसका जो नाम है, जो भी नाम हो उसका, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसको ही बुक किया गया है। लेकिन अनिल अंबानी तो राम मंदिर के उद्घाटन में एकदम शान से चश्मा लगा के बैठे हुए थे, उनसे तो कोई पूछताछ हुई नहीं। क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी तो ऐसा तो नहीं है कि अनिल अंबानी के कहे बिना ब्राइब का ऑफर करने गए होंगे। तो जो विशल ब्लोअर है, जिसने खुलासा किया है, उसी पे रेड डाले जा रहे हैं। और जबकि वो तो लगातार बोल रहे थे इस मामले पे जिसकी जांच होनी चाहिए। मलिक साहब तो आज तो नहीं बोल रहे हैं, इन चुनाव से पहले उन पर रेड मारा गया है। तो कुल मिला के मसला ये है कि जम्मू कश्मीर इस समय हॉट डॉग है, मतलब कि हॉट पॉइंट है, हॉट डॉग नहीं, हॉट पॉइंट बना हुआ है इस समय। और खास करके जब से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लगातार जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है, उसका एक छोटा सा उन्होंने टिप दिया था मलिक साहब ने कि ये मामला है, ऐसे ऐसे कितने हजार करोड़ का घोटाला वहां हो चुका होगा। अब उस संदर्भ में आज जो है ये रेड पड़ी है। जेपी साहब,
सर जी ये आजकल तो वो पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं है, हॉस्पिटल में भी हैं, और वो अचानक जो है सीबीआई का छापा, चुनाव बस अवसर पे है। देखिए सर, बिहारी का एक पुलवामा में दोहा जांच है। नहीं हुई? नहीं पुलवामा में नहीं, जांच नहीं? हाँ सुन लीजिए, बिहारी का जो कवि बिहारी हैं, कई सौ साल पहले लिख गए हैं, सत हम्म सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हम्म सतपाल मलिक साहब ने जो कहा 2021 से जो कह रहे हैं वो लगातार घाव कर रहा है सरकार। और हम्म उन्होंने तो 2023 में ही मई में ये कहा था कि अगर मोदी अब की बार जीते तो इसके बाद देश में चुनाव नहीं होगा, चुनाव होने वाला है। अब आज 30 जगहों पर उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, 30 जगहों पर उनसे जुड़े, हमारे ख्याल से जो उनके भाई भतीजे भांजे से लेके जो भी उनसे जुड़ा होगा, सबके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ रहा है। सीबीआई ऐसे ही पूछताछ करके जो है पेंडिंग में रखती है, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर पॉलिटिकल हिसाब से जो है छापे डालती है। इस छापे को आप किसान आंदोलन से भी माइनस करके नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो है जाट ही जो है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है आंदोलित हैं, किसान जाट। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, हालांकि उन्होंने टिकैत को शामिल नहीं किया, लेकिन टिकैत भी आंदोलित है, टिकैत भी धरना उड़ना दे रहे हैं। इसके हम्म अलावा मलिक साहब, मलिक जो खाप है आपका, क्या कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो, और प्लस हरियाणा के खाप को भी बहुत प्रभावित करते हैं वो लोग। मलिक साहब को अपना आइकन मानते हैं। अब मलिक साहब ने क्या कहा आज? मलिक साहब ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों को शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई ने जो है छापा डाल दिया। अब मेरे पास 4 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, न डरूंगा न झुकूंगा। इसके अलावा बीमार भले हों, उनके बारे में चर्चा है कि वो सपा या कांग्रेस महागठबंधन के, जो सपा और कांग्रेस का महागठबंधन हो गया, उसके टिकट पर कहीं से एमपी का चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 75 साल का जो है, जो मार्गदर्शक मंडल में भेजने की जो समय सीमा तो कोई है नहीं। वहां तो अंतिम क्षण तक, अब खड़गे साहब ही को देखिए, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कितनी उम्र में चुनाव लड़ेंगे। अभी भाजपा में होते तो मार्गदर्शक मंडल में उनको किसी न किसी प्रकार ठेल दिया जाता। तो ये भी एक इसके पीछे बैकग्राउंड है कि चुनाव होने वाला है, मलिक साहब चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में उनका उपयोग महागठबंधन कहीं बड़े हम्म पैमाने पर जो है अपनी जनसभाओं में न करने लगे, इसका भी एक खतरा है। हम्म तो देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, आपकी गोदी मीडिया चीजों को चाट जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया है कहीं ना कहीं है माहौल में, कि पुलवामा से लेकर के और तमाम घपले घोटाले के बारे में जो मलिक साहब कह रहे हो, जो राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर मोदी जी इस बार चुनाव जीते तो अगले बार शायद चुनाव ही ना हो। आप इसका नमूना उनकी पार्टी में भी देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की या जो नेशनल काउंसिल जो भी मीटिंग अभी हाल में हुई है, उस मीटिंग में जो है उन्होंने संविधान में संशोधन करा दिया कि अब उनका अध्यक्ष मनोनीत होगा, वो चुनाव से अध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं होगा तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं होगा, तो कहने का मतलब है जो आंतरिक डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि प्रेसिडेंट को ही चुन लो। और ये भाजपा की स्टाइल रही है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बनी, मतलब एनडीए की मिला जुला करके, जी तो उसने सबसे पहले मीडिया मैनेजमेंट किया। और मीडिया हम्म में हमेशा जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर होते हैं वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर से ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि वो मासेज में जाते हैं। अंग्रेजी हम्म न्यूज़पेपर तो इलीट क्लास पढ़ता है, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर या उड़िया न्यूज़पेपर या और, तो उन्होंने उन सब जगहों पर और हिंदी हार्डलैंड में विशेष रूप से अपने संपादक बिठाने शुरू किए थे कि संपादक ऊपर से बैठा दो, बाकी किसी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मालिक से क्या कि संपादक करवा दो, और चूंकि संपादक मालूम रहेगा मालिक को कि ये भाजपा के द्वारा जो है प्रायोजित संपादक है, तो उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो पूरा खबर ही मैनेज करा देगा, वो बाकी किसी की कोई जरूरत ही नहीं। तो उसी तरह जो है पार्टी में मनोनीत अध्यक्ष की परंपरा कर दो, जिसको चाहो चिड़ी का गुलाम बैठा दो, चिड़ी के गुलाम के तरह जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर सवेरे शाम करता रहेगा, उसका अपना स्व कुछ होगा ही नहीं।
वो जो आका का निर्देश होगा उसका जो है वो अनुपालन कराएगा। इन टोटो आपसे बता रहे उसमें अपना कोई उसका स्व होगा नहीं। फिर आपके क्या कहते हैं मनोनीत अध्यक्ष से जो है वो उनके प्रसाद पर्यंत रहेगा कि मतलब ये रहेगा कि साहब नाराज ना हो जाए, नहीं हमको अध्यक्ष पद से हटा दें। तो ये सिस्टम उनके यहाँ है। तो ये डेमोक्रेसी तो वो चाहते नहीं। तो जो सतपाल मलिक ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा। अगर जिस तरह मोदी जी 400 पार की बात कह रहे हैं तो उस तरह अगर 3/4 जो है आ गया उनका बहुमत, तो संविधान भी बदल सकता है, संविधान भी दूसरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वहां हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट जो है इजराइल की तरह जो है वहां सुप्रीम कोर्ट को सरकार एग्जीक्यूटिव के मातहत किया जा सकता है। भले सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजराइल में उड़ा दिया हो, लेकिन जब उड़ाएगा तब उड़ाएगा, करने में कौन रोक रहा है। और फिर इमरजेंसी के दौरान ये देखा भी आप लोगों ने कि मतलब क्या कहते हैं जो जज जो है वो क्या कहते हैं लाइन में नहीं आगे खड़े हुए, उनको जो है किसी न किसी प्रकार बेइज्जत करके ये परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वो जो है क्या कहते हैं बाहर चले गए। मतलब उनको इस्तीफा देके जाना पड़ा, या तो अपमान सहते या फिर इस्तीफा देके चले जाते। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 400 के पार 400 के पार उनको दिला दिए, फिर देखिए कि देश में कितना नग्न तांडव हो रहा है, चाहे संविधान का हो, चाहे कानून के शासन का हो, चाहे जुडिशरी हो। फिर आप अगर सोचेंगे कि मेयर चुनाव की तरह जो क्या कहते हैं चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, तो फिर ये कल्पना ही रहेगी। भूलने अतीत की ही बात याद करके जो है वो आप खुश होते रहिए। तो ये स्थिति है सर। तो सतपाल मलिक क्या वो कोई भी विरोधी को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब चुनाव आ रहा है, सतपाल मलिक को अभी तक छोड़े हुए थे, अब सतपाल मलिक को भी जो है उन्होंने आज रगड़ दिया कि 30 जगह हो गया। अब सीबीआई अगर गलत सूचना भी शाम को देगी ये माल मिला वो माल मिला, तो जब तक अदालत में सिद्ध नहीं होगा तब तक जो है चेहरे पर कालिख मलने का भी इंतजाम हो जाएगा कि उनकी विश्वसनीयता खत्म कर दो, ताकि उनकी बात को लोग ये सोचे कि अरे ये तो चोर है तो इसलिए ऐसा कह रहा है। तो ये स्थिति जी। संजीव जी, अब तो जयंत चौधरी अभी तक फाइनल निर्णय शायद नहीं हुआ है, एनडीए में जाएंगे, लेकिन वहां पे एक सेंध लगाने की तैयारी पूरी हो गई और चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न और सतपाल मलिक को जो है ना सीबीआई। इतना सतपाल मलिक का भय इतना है। देखिए, सतपाल मलिक ने 2-3 गंभीर भारत सरकार के नीतिगत फैसलों पे सवाल उठाए, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं बोला। दरअसल उन्होंने नीतिगत फैसला जम्मू कश्मीर नीति पर उन्होंने बेसिकली सवाल उठा दिया। करप्शन के 2 फाइलों का मसला अलग था। देखिए, पुलवामा कांड का जब उन्होंने खुलासा किया, तो उनके जो खुलासे के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों में कई छुपे हुए रहस्य थे, जिसको आप डिकोड कीजिएगा तो उससे साफ संकेत ये मिलता है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कश्मीर पॉलिसी पे क्वेश्चन उठा दिया था, और वो क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार कश्मीर को मसले को जो है अपने इंटरेस्ट में इस तरह से उसका इस्तेमाल कर रही है जिससे वहां पे मतलब शांति लाने में दिक्कत आ रही है। उनका ये कहना था कि जब जवानों को क्या कहा जाता है एयरलिफ्ट करना था, तो एयरलिफ्ट करने के लिए जब उन्होंने चिट्ठी भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो देखिए हमारे जवानों को हवाई जहाज नहीं दी गई। यहाँ छोटे-छोटे इस देश के नेता, टूटे-टूटे नेता चार्टर प्लेन पे चलते हैं। एक रैली करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, जो उनकी पार्टी के जो टुटपुंजिये नेता होते हैं वो भी 10 लोगों के चार्टर प्लेन पे उड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो जवान बेचारे सेना के जवान जो 24-24 घंटे वहाँ ड्यूटी देते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरह के टेंशन्स रहते हैं, कई स्वास्थ्य संबंधी उससे भी जूझ जाते हैं अगर लंबे समय तक ऐसे जगह पे उनकी पोस्टिंग रहे। आप उनके लिए हवाई जहाज प्रोवाइड कराने वाली जो चिट्ठी थी वो 4 महीने तक होम मिनिस्ट्री में ऐसे ही पड़ी रही। इस पे मलिक साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में उठाया था, जिससे सरकार हिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सरकार जानबूझ के फाइल को डिले कर रही थी और उसको दबा के बैठ गई थी कि जवान जो हैं वो सड़क के रास्ते से जाए। फिर मलिक साहब ने उसके आगे एक क्वेश्चन उठाया कि जब जवान के मूवमेंट्स हो रहे थे तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि उस पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाता है। 2-2, 3-3 दिन तक सैनिटाइजेशन होता है, जो इंसर्जेंसी वाले जो एरिया होता है। तो उस एरिया में जहां सैनिटाइज नहीं था, एज ए गवर्नर उन्होंने कहा कि मैं जब देखा वहां जाकर तो रूट सैनिटाइज ही नहीं था, और कहा कि जिस एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया जहां पे ब्लास्ट किया उन्होंने, आतंकियों ने किया, जहां पे उस एरिया में 10 किलोमीटर तक कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया गया था। सारे जो कनेक्टिंग रूट थे उस पर पुलिस का कोई पहरा नहीं था। जनरली
रूल्स होता है कि यहाँ पे पुलिस का पहरा होगा। तो क्या ये सारे गवर्नमेंट की नीतियों पे सवाल थे सतपाल मलिक के? फिर कहा कि जब हमने पीएम साहब वहां जिम कॉर्बेट में थे, मेरी जब बात हुई, उन्होंने पूछा तो मैंने कहा सर ये तो हमारी गलती से बहुत बड़ी घटना हो गई। तो पीएम साहब ने कहा अच्छा अभी इसको मत डिस्क्लोज करो, अभी चुप रहो, मैं जब दिल्ली आऊंगा तो बात करूंगा। कहता है गृह मंत्री जी भी इस बात को दबाने के लिए बोलने लगे, एनएसए का भी उनको फोन गया कि आप इस बात को मत उठाइए। तो ये इनडायरेक्ट वे में सतपाल मलिक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमानदारी पे क्वेश्चन उठाया था कि कश्मीर में हमारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं के पॉलिटिकल अचीवमेंट को क्या हासिल करने के लिए हमारे जवानों को शहीद करवाया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन जो सतपाल मलिक ने जो खुलासा किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमानदारी पर उन्होंने सवाल उठाया था कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले पार्टी हमारे सैनिकों को जहाज नहीं दे सकते, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था। और जहाज क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? जानबूझ के उनको मौत के मुंह में क्यों ढकेला गया हमारे जवानों को? तो ये जो पुलवामा कांड पे जो उन्होंने जो परत जो खुलासा किया था वो बीजेपी को बहुत गहरा लगा था। फिर उसके बाद ये जो खुलासा किया कि आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी वहां पे हाइडल प्रोजेक्ट में या जहां भी है वो कर रहे थे, ये कर दीजिए। तो ये जो सारे खुलासे थे तो इनके जो सूचिता, राष्ट्रवाद, ये सारी चीजों पर उन्होंने सवाल उठा दिया था मलिक साहब ने। तो आप समझ जो जिसके लिए वो पिछले 50 साल में हमेशा अपना गुणगान करते हैं, उस पर एक एक परत दर परत उन्होंने खुलासा कर दिया। तो उससे ये फ्रस्ट्रेट थे बहुत बुरी तरह से। अब चूंकि मलिक साहब एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो दिल्ली के आसपास बहुत स्ट्रांग है, तो ये छेड़ते हुए भी डर रहे थे मलिक साहब को। बताया जाता है कि पहले मलिक साहब को तो इन्होंने बड़ी बनाने की कोशिश करी, अंदर खाते उनको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो अभी धनखड़ साहब बैठे हैं उनको ऑफर किया गया था कि आप बैठ जाइए यहां, चुप हो जाइए। वो नहीं माने। उनके नहीं मानने के बाद धनखड़ साहब को लाया गया, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के इर्द गिर्द ये कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और आपको कोई भी किसी तरह का मूवमेंट करना है तो ये जाति जो है इसको मिला के रखना है। क्योंकि मुगलों के टाइम में भी ये लड़ाई करते रहे। आपको पता ही होगा कि औरंगजेब से लड़ने वाले जो औरंगजेब के जो किससे लड़ने वाली जो एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इस एरिया में आगरा से मथुरा से लेकर दिल्ली तक थी, वो एक कम्युनिटी थी। ये थोड़ा बहुत तो इतिहास इनको पता ही है कि औरंगजेब से जो हिंदू लड़े थे उसमें या तो सिख लड़े थे या ये हिंदू जाट लड़े थे। तो इनको पता है कि दिल्ली के इर्द गिर्द हंगामा कर देंगे ये। तो ये सतपाल मलिक को पूरा पैसिफाई करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो पैसिफाई नहीं। हाँ, तो इसलिए अब ये जो है अब इनको लास्ट है तब की जब धनखड़ साहब को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है जयंत चौधरी को अपने पाले में लाया पहले कि जाटों को न्यूट्रलाइज किया जाए इस कम्युनिटी को। और ये दोनों चरण सिंह को फिर भारत रत्न पहले दिया। आप देखिए सारे घटनाक्रम को जोड़िए, धनखड़ साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, जयंत चौधरी को अपने पाले में लाना, ये सारे घटनाक्रम, हरियाणा से सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजना जो एक जाट कम्युनिटी से हैं, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो राज्यसभा के टिकट दिया गया है। तो ये सारा कुछ देने के बाद इन्होंने मलिक साहब पे ये कार्रवाई करी है सिस्टमेटिक तरीके से कि अगर इनकी कम्युनिटी के लोग खिलाफ भी होते हैं तो न्यूट्रलाइज रहे, क्योंकि हमने इतना कुछ कर दिया है। जेपी सर, फाइनल टिप्पणी, क्या ये सीबीआई का पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह इस्तेमाल हो रहा है? और जाट पॉलिटिक्स पे जो अभी घटनाक्रम संजीव जी बता रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? क्या बहुत सारे नेता बीजेपी के साथ है, संजीव बालियान है, अभी शायद मंत्री भी हैं वो, तो क्या पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जो डोमिनेंट कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी, उसके पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा इस सतपाल मलिक के सीबीआई छापे पे? देखिए इस पे बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी 13 फरवरी को ही, जैसा संजीव भाई ने बताया, पुलवामा पर फिर से जो है क्या कहते हैं उस मामले को, मुद्दे को उठाया था सतपाल मलिक ने 13 फरवरी को। अभी 19 फरवरी को आपका क्या कहते हैं वो जो इन्होंने आंसू गैस और उसके गोले फेंके थे और जो किसान आंदोलन है उसका भी उन्होंने समर्थन किया था और कहा था किसानों पर जुल्म हो रहा है। इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जो जाट बेटियां वहां बोट क्लब पे धरना दे रही थी, उसमें भी सतपाल मलिक ने जाकर उनका समर्थन किया था। और ये हमेशा से जान लीजिए कि समर्थन देने वाले से विरोध करने वाले का किसी भी कम्युनिटी में मास फॉलोइंग ज्यादा होती है, अगर वो सत्यपाल मलिक जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो।
तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो क्या कहते हैं बलियान या चरण सिंह को देने से सब जो है मामला हो जाएगा। और अभी भी जैसा चल रहा है जयंत चौधरी के बारे में कि उनमें भी सीटों को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। वो किसी कौन सी सीट मांग रहे हैं, वो कौन सी सीट मांग रहे हैं, उनको कौन सी दे रहे हैं। भाई अखिलेश 7 सीट दे रहे थे, वो 3 सीट पर मान गए, वहां यहाँ 7 सीट पर भी असंतुष्ट थे। तो कहने का मतलब है कि ये सब मामला हमेशा चलता रहता है और जो लेने वाला होता है उसको कभी संतोष नहीं होता, वो मैक्सिमम लेना चाहता है। उसके औकात भले 1 सीट की भी ना हो, चाहता है कि 10 सीट मिल जाए। क्यों? क्योंकि बाकी जो 9 लोगों को वो देगा अपने अलावा या अपने परिवार के अलावा जो भी 4-6 सीटें देगा, उसमें 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपया जो है जीत की संभावना के अनुसार लोग टिकट लेने के लिए भी जो है उसको देते रहते हैं। और ये पूरा राजभर की पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, आपके मुकेश सहनी की बिहार में पार्टी हो, सबका ये इतिहास भूगोल है। आपसे बता रहे हैं, या बहन जी की भी पार्टी हो तो क्या, ये पैसा लेके टिकट देने का ये जो है मामला सब चल रहा है। तो ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और नजदीक होने के बाद जिस तरह इन्होंने विद्रोही तेवर सत्यपाल मलिक ने उठा रखा है, और फिर 23 में भी सीबीआई ने इसी मामले में इनके यहाँ छापा डाला था जब कुछ नहीं मिला था। तो हो सकता है सोच रही होगी अब 23 मई को चूंकि छापा पड़ गया है, अभी 24 आ गया है 2023 में, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने सब माल जो है दूसरे जगह संभाल के फिर अपने घर में रख लिया हो। कोई हावड़ा प्रोजेक्ट करके है, उसमें छापा पड़े थे, उसमें फिर से उसी सब में छापा पड़ रहा है। तो सवाल है कि इनको, हाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट सारी, तो उसमें फिर छापा पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी है ही है कि जो है वो क्या कहते हैं छापा डाल के, इनके पास कोई सबूत नहीं है, सबूत ढूंढने की कोशिश इनकी सारी एजेंसियां कर रही हैं, करती रही हैं। जी संजीव भाई कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे संक्षेप में। सर ये विसल ब्लोअर, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ ना कि जिसने खुलासा किया है उसी को पे रेड मार रहा है। आगे से चल रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आप हमें बताइए। मतलब कि कौन आगे आके खुलासा करेगा? वो कहेगा सबसे पहले तो हम ही पकड़ देंगे अगर हम खुलासा कर दिए तो। वो कहने की बात कुछ और है और सत्ता में आने के बाद वो बात कुछ और होती है। आरएसएस जनसंघ का पूरा इतिहास पढ़िए, है ना? चलिए, बहुत शानदार बातचीत। और सतपाल मलिक के 30 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, क्या है इसके पॉलिटिकल मायने? क्या बीजेपी सरकार घबराई हुई है सतपाल मलिक से? पुलवामा पे लगातार वो ताबड़तोड़ अपनी बात रखते आ रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह के मामले में भी उन्होंने बात रखी है, चुप बैठने के लिए और समझौता के लिए तैयार नहीं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। जी सर, जी जी। पुलवामा की जब बात उठती है तो आरडीएक्स का भी मामला उठता है कि इतना आरडीएक्स कहां से आया। आज तक पूरे देश में सरकार के अलावा किसी को नहीं मालूम कि आरडीएक्स कहां से आया। इसलिए सरकार की ये दुखती रग है जो नासूर की तरह टिस टिस करती रहती है। इसलिए कोई उसमें हाथ धर देता है तो सरकार के लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। शुक्रिया सर, थैंक यू।